हर सुबह इस पहाड़ी कस्बे में कोहरा छाता है, लेकिन इस बार कोहरे के साथ आई है मौत। एक के बाद एक 4 लोग मरे, और हर बार मुट्ठी में मिला एक काला पर। क्या ये आत्महत्या थी या कोई साजिश? जानिए कोहरे में कैद कातिल की रहस्यमय कहानी। दौलतगढ़ हिमाचल की पहाड़ियों में छिपा हुआ एक शांत कस्बा, जो अपनी बेजोड़ सुंदरता और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। हर साल सर्दियां आती, बर्फबारी होती और फिर सूरज की सुनहरी किरणें पूरे शहर को अपनी गोद में ले लेती। पर इस बार ऐसा नहीं था। इस बार सर्दियां अपने साथ एक जानलेवा, नख्म होने वाला कोहरा लाई थी। यह कोहरा इतना घना था कि दिन के उजाले में भी सूरज सिर्फ एक धुंधला नारंगी धब्बा बनकर रह जाता था। शहर के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, पर उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और डर समा गया था। यह कोहरा सिर्फ मौसम की मार नहीं था, बल्कि शहर के गहरे राजों का प्रतीक बन चुका था। सड़कों पर चलने वाले लोग मुश्किल से 10 फीट दूर देख पाते थे, और हर आवाज कोहरे की चादर में दबकर एक रहस्यमय फुसफुसाहट में बदल जाती थी। शहर की पुरानी पीढ़ियों ने ऐसा कोहरा पहले कभी नहीं देखा था। यह कोहरा लोगों के बीच एक मानसिक अवरोध बन चुका था, जिसने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। हर कोई अपने घरों में बंद होकर उस धुंध के छंटने का इंतजार कर रहा था, पर यह इंतजार सिर्फ मौसम के लिए नहीं, बल्कि एक अजीब से अनजाने डर के लिए था। उस बेचैनी ने हकीकत का रूप तब लिया जब पहली मौत की खबर आई। शहर के सबसे प्रतिष्ठित और नामी वकील नरेश कटोच अपने आलीशान घर में मृत पाए गए। उनकी कोठी, जो अक्सर मेहमानों और पार्टियों से गुलजार रहती थी, उस दिन सुबह के सन्नाटे में डूबी थी। घरेलू सहायक सुबह चाय लेकर कमरे में गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो वह घबरा गया और पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़ने पर जो नजारा सामने आया, वह दिल दहला देने वाला था। नरेश कटोच, जो अपनी बेबाकी और मजबूत कदकाठी के लिए जाने जाते थे, जमीन पर कमरे के बीचों बीच औंधे मुंह पड़े हुए थे। उनके शरीर पर किसी भी तरह की कोई चोट नहीं थी, पर उनके चेहरे पर मौत से भी गहरा डर तैर था। उनकी आंखें खुली थी और उनमें एक अजीब सी खालीपन थी, मानो मरने से पहले उन्होंने अपनी आंखों से कोई ऐसी चीज देखी हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके होंठ नीले पड़ गए थे और उनकी पूरी देह अकड़ी हुई थी। कमरे की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो किसी साधारण परफ्यूम की नहीं, बल्कि जंगली फूलों और मिट्टी की थी। पर सबसे चौंकाने वाली बात थी उनकी मुट्ठी में कसी हुई एक चीज। एक काली चिकनी पर, जो किसी आम पंछी की नहीं, बल्कि किसी शिकारी पक्षी की लग रही थी। थानेदार सरिता बिष्ट, एक युवा और तेज तर्रार ऑफिसर, ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एसपी मेहरा ने इसे हार्ट अटैक मानकर बंद करना चाहा, पर सरिता का दिल मानने को तैयार नहीं था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। नरेश के चेहरे पर वह डर, वह काली पर और बंद कमरे का रहस्य, यह सब एक साफ संकेत था कि यह एक साधारण मौत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। सरिता ने अपनी टीम के साथ पूरा घर छान मारा। कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं था, कोई खिड़की, कोई दरवाजा टूटा नहीं था। यह एक बंद कमरे का रहस्य था, जिसे सुलझाना आसान नहीं था। उसने चुपके से वह काली पर एक पारदर्शी लिफाफे में डाली और अपने पास रख ली, क्योंकि उसे पता था कि यही एकमात्र सुराग था। उसने फोरेंसिक टीम को बुलाया, पर कोहरे के चलते उन्हें पहुंचने में काफी देर लग गई। इस बीच उसने खुद ही सारे संभावित सुरागों को अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। सरिता के शक पर मुहर तब लगी जब ठीक एक हफ्ते बाद एक और मौत हुई। इस बार शिकार था शहर के सबसे पुराने और सम्मानित स्कूल का प्रिंसिपल, मिस्टर भार्गव। उनकी मौत भी ठीक उसी तरीके से हुई थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद, शरीर पर कोई निशान नहीं, और चेहरे पर वही खौफ। उनकी मुट्ठी में भी एक काली पर मिली। शहर में पैनिक फैल गया। लोगों के बीच अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई इसे भूत प्रेत का साया बता रहा था, तो कोई काले जादू का नतीजा।
मीडिया में भी यह खबर तेजी से फैल गई और दौलतगढ़ की पहचान अब कोहरे में छिपे कातिल के शहर के रूप में होने लगी। 2 दिनों बाद तीसरा शिकार मिला, एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर जगदीश चौहान। और वही पैटर्न दोहराया गया, बंद दरवाजा, खौफजदा चेहरा और मुट्ठी में काली पर। दौलतगढ़ में डर का माहौल इतना गहरा हो गया था जितना कोहरा भी नहीं था। लोग अपनी खिड़कियों से झांकते और हर अंधेरे साये को एक कातिल समझने लगे। सरिता बिष्ट को पता था कि एक कातिल, एक सीरियल किलर दौलतगढ़ की सड़कों पर घूम रहा है और उसे पकड़ने के लिए उसे एक ऐसे दिमाग की जरूरत थी जो हर झूठ के पीछे के सच को देख सके। वह जानती थी कि एक आम पुलिस ऑफिसर के लिए यह केस सुलझाना नामुमकिन था और वह दिमाग सिर्फ एक ही इंसान के पास था, जयवर्धन राय। एक ऐसा डिटेक्टिव जिसने अपने हाथों से कई नामुमकिन केस सुलझाए थे। जयवर्धन राय का नाम दौलतगढ़ के इतिहास में एक अध्याय की तरह था। वह अपने करियर के सबसे कामयाब और तेज तर्रार डिटेक्टिव में से एक थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। 2012 में एक केस को बंद करने के बाद उन्होंने अचानक रिटायरमेंट ले ली थी। लोगों का मानना था कि वह एक असफल केस से निराश थे, पर सच कुछ और था। वह उस केस की सच्चाई को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे झूठ को नहीं झेल पाए थे। 60 साल की उम्र में उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। वह पहाड़ों की खामोशी में अपने छोटे से घर में अकेले रहते थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें गहरी थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी, वही पैनी निगाह जो किसी भी झूठ के पीछे का सच भाप लेती थी। सरिता बिष्ट ने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की। उनके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जयवर्धन ने दरवाजा नहीं खोला। वह अपनी जिंदगी की यादों और किताबों के बीच खुश थे। आखिरकार सरिता हार मानकर उनके घर के बाहर एक पत्थर पर बैठ गई। कोहरे की वजह से ठंड तेजी से बढ़ रही थी, पर सरिता अपनी जगह से नहीं हिली। लगभग 1 घंटे बाद जयवर्धन ने दरवाजा खोला। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उन्होंने अपनी भारी आवाज में पूछा। सरिता उठी और बोली, सर, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैंने अपना काम बहुत पहले छोड़ दिया था, सरिता, जयवर्धन ने रूखेपन से जवाब दिया। मैं अब बस शांति से रहना चाहता हूँ। यह सिर्फ शांति की बात नहीं है, सर। यह एक कातिल की बात है। दौलतगढ़ खौफ में जी रहा है। सरिता ने उन्हें तीनों लाशों के बारे में बताया, नरेश कटोच, मिस्टर भार्गव और जगदीश चौहान। जयवर्धन ने उनकी बात को शांत होकर सुना। तो यह एक सीरियल किलर है? शायद, सर। पर एक ऐसी अजीब कहानी है जिसके पीछे का कारण हमें पता नहीं चल रहा। हर लाश के हाथ में एक काली पर मिलती है। यह सुनकर जयवर्धन की आंखों में एक पल के लिए हैरानी की चमक आई, लेकिन वह तुरंत बुझ गई। मैं माफी चाहता हूँ, सरिता। मैं अब यह सब नहीं कर सकता। सरिता हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी आवाज में पूरा दर्द और मजबूरी भर दी, लेकिन सर, इन तीनों का एक ही कनेक्शन था। ये तीनों 2012 में एक केस के गवाह थे। जयवर्धन ने पलट कर देखा। उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया था। कौन सा केस? अग्निवान मानसिक चिकित्सालय में एक मरीज की मौत का केस, सरिता ने कहा। उस मरीज का नाम था ईशान मल्होत्रा। यह नाम सुनकर जयवर्धन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में वही चमक वापस आ गई थी, लेकिन इस बार वह पुरानी यादों और दर्द की थी। वह केस, वह तो बंद हो गया था, जयवर्धन ने बुदबुदाते हुए कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। हाँ, सर। आपके रिटायर होने से कुछ समय पहले ही। पर उस केस में फैसला उन तीनों की गवाही पर ही आधारित था। जयवर्धन की मुट्ठी कस गई। उन्होंने धीरे से कहा, वो केस बंद नहीं हुआ था, सरिता। उसे बंद किया गया था। यह मेरी सबसे बड़ी असफलता थी। इस एक झूठ ने मेरी जिंदगी बदल दी। जयवर्धन राय ने सरिता के साथ मिलकर तीनों मृतकों की पुरानी फाइलें निकाली। रात काफी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था।
बस उनके घर में एक पुरानी टेबल लैंप की रोशनी जल रही थी, जिसकी मंद रोशनी में वह पुरानी कागजातों को खंगाल रहे थे। जैसे जैसे वह फाइलें पढ़ते जा रहे थे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थी। यह केस सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, बल्कि उनके अतीत का एक अधूरा अध्याय था। फाइल में साल 2012 के एक केस की पूरी जानकारी थी। अग्निवान मानसिक चिकित्सालय। शहर से दूर पहाड़ियों पर बना एक विशाल और डरावना अस्पताल। उस अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसका नाम था ईशान मल्होत्रा। वह एक धनी और प्रसिद्ध परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन कुछ मानसिक बीमारी के कारण उसे वहां भर्ती कराया गया था। केस दर्ज हुआ, लेकिन अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों की गवाही के बाद इसे एक आत्महत्या मानकर बंद कर दिया गया। जयवर्धन उस समय इस केस के इंचार्ज थे और उन्हें याद था कि उन्हें कैसे इस केस को बंद करने का दबाव महसूस हुआ था। उस केस में 3 मुख्य गवाह थे। नरेश कटोच, जिसने अस्पताल की ओर से केस लड़ा था और जिसने यह साबित किया कि आत्महत्या थी। मिस्टर भार्गव, जो ईशान के पारिवारिक मित्र थे और जिन्होंने यह कहा था कि ईशान हमेशा से ही डिप्रेशन में था। और जगदीश चौहान, जो अस्पताल के लिए कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस का काम देखते थे और जिसने यह कहा था कि ईशान ने हमेशा आत्महत्या की धमकी दी थी। इन तीनों ने कोर्ट में यह गवाही दी थी कि ईशान मानसिक रूप से अस्थिर था और उसने खुद अपनी जान ली थी। लेकिन फाइल में एक और नाम था, जो जयवर्धन की नजर से नहीं बच पाया। रिया मल्होत्रा, ईशान की छोटी बहन। उसने कई बार पुलिस और कोर्ट में यह दावा किया था कि उसके भाई की आत्महत्या नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या हुई है। वह कहती थी कि अस्पताल में उसका भाई मानसिक उत्पीड़न का शिकार था, लेकिन उसकी बात को किसी ने नहीं सुना और आखिरकार उसे भी मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करके उसकी बात को खारिज कर दिया गया। जयवर्धन ने उस समय रिया की बात पर पूरा ध्यान नहीं दिया था और आज यह पछतावा उनके मन को खाए जा रहा था। अगले दिन सुबह जयवर्धन और सरिता बिष्ट अग्निवान मानसिक चिकित्सालय के खंडहरों की ओर चल दिए। कोहरा इतना घना था कि उन्हें एक दूसरे को देख पाने में भी मुश्किल हो रही थी। अस्पताल की इमारत डरावनी लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियां, झूलते हुए दरवाजे और दीवारों पर काई जमी हुई थी। यह जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट से कम नहीं थी। अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और नमी की। जयवर्धन और सरिता ने एक एक कमरा देखा। हर जगह धूल और जाले लगे थे। जयवर्धन को याद था कि किस तरह उस दिन पुलिस की टीम ने सिर्फ ऊपरी तौर पर जांच करके इस जगह को छोड़ दिया था। जब वे एक पुराने वार्ड में पहुंचे, तो जयवर्धन की नजर एक टूटे हुए बेड पर पड़ी। उन्होंने बेड को पलटा तो नीचे एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी ईशान मल्होत्रा की थी। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे और उस पर कुछ लिखावट लगभग मिट चुकी थी। जयवर्धन ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में ईशान ने अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में लिखा था। उसे बिना किसी कारण के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे, उसे मारा पीटा जाता था और उसकी दवाओं में हेरफेर की जाती थी। हर पन्ने पर उसका दर्द और गुस्सा छलक रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसकी कांपती हुई हैंडराइटिंग में लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं लौटूंगा अपनी सजा देने। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, एक भी को नहीं। यह पढ़कर जयवर्धन के दिल की धड़कन बढ़ गई। यह सिर्फ एक धमका नहीं था, यह एक प्रतिज्ञा थी। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो अब 12 साल बाद हकीकत बन रही थी। डायरी जयवर्धन के हाथों में थी और उनका दिमाग 12 साल पीछे पहुंच गया था। अब उन्हें एक एक करके हर उस आदमी के अतीत की जांच करनी थी, जो उस पुराने केस से जुड़ा था। उन्होंने एक एक लाश के बारे में बारीकी से सोचा। नरेश कटोच एक वकील थे, भार्गव एक प्रिंसिपल और चौहान एक फॉरेस्ट ऑफिसर। इन तीनों में क्या समानता थी? तीनों ने कोर्ट में एक ही तरह की गवाही दी थी कि ईशान मल्होत्रा एक खतरनाक मरीज था और उसकी आत्महत्या एक सामान्य बात थी। लेकिन जब जयवर्धन ने उनकी फाइनेंशियल और सोशल बैकग्राउंड की जांच की, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। 2012 में इन तीनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन केस बंद होने के बाद
तीनों की संपत्ति अचानक बढ़ गई थी। नरेश कटोच ने एक नई कोठी खरीद ली, भार्गव ने स्कूल में अपने पद का विस्तार किया और जगदीश चौहान ने एक जमीन का सौदा किया जिसमें उसे बड़ा फायदा हुआ। यह सब रिश्वत का ही नतीजा था। इन लोगों ने पैसे लेकर झूठ बोला था। अब जयवर्धन को लगा कि वह सही रास्ते पर है। यह बदले की कहानी थी। लेकिन बदला ले कौन रहा था? क्या सच में कोई आत्मा वापस आई थी? जयवर्धन इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते थे। वह जानते थे कि हर क्राइम के पीछे एक तर्क होता है, एक वजह होती है। अब सिर्फ एक नाम बचा था जो उस केस से सबसे ज्यादा जुड़ा था, डॉक्टर आदित्य ठुकराल, अग्निवान मानसिक चिकित्सालय के मुख्य डॉक्टर। वह अब एक आलीशान रिसोर्ट में रहते थे जो दौलतगढ़ से 12 किलोमीटर दूर था। जयवर्धन और सरिता उनसे मिलने गए। रिसोर्ट सुंदर था, पर हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। डॉक्टर आदित्य ठुकराल बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद थे और उनकी आंखें हमेशा डरीडरी सी लगती थी। जब जयवर्धन ने उनसे ईशान मल्होत्रा का नाम लिया तो उनके हाथों से चाय का कप कांपने लगा। वह केस तो बंद हो चुका है, आदित्य ने डरते हुए कहा। हाँ, लेकिन अब गवाह मर रहे हैं, डॉक्टर, जयवर्धन ने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा। क्या आप बताएंगे कि उस केस में सच क्या था? आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने गलती की थी। हम मजबूर थे। अस्पताल के डायरेक्टर अशोक मल्होत्रा का दबाव था। यह सुनकर जयवर्धन चौंक गए। अशोक मल्होत्रा, ईशान के पिता? यह क्या राज था? डायरेक्टर ने हमें ईशान को मारने के लिए कहा था। वह अपने बेटे को मानसिक रूप से बीमार घोषित करके उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे, आदित्य ने कांपते हुए बताया। हमने एक गरीब लड़के को ईशान की जगह भर्ती कराया और असली ईशान को दूसरे देश भेज दिया। लेकिन फिर लाश किसकी थी? जयवर्धन ने पूछा। वह लाश उस गरीब लड़के की थी जिसका नाम हमने ईशान रखा था। हमने उसे एक मानसिक रोगी साबित किया और फिर उसकी आत्महत्या का नाटक रचा। जयवर्धन को चक्कर आने लगे। इस झूठ की बुनियाद पर एक निर्दोष व्यक्ति मारा गया था। उन्होंने आदित्य से काली पर के बारे में पूछा। यह सुनते ही आदित्य की आंखों में एक अजीब सा डर आया, जैसे उन्होंने वह पर खुद देखी हो। वह बस हाँफ रहे थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जयवर्धन ने उनसे कहा कि वह बाद में उनसे बात करेंगे। उस रात आदित्य ठुकराल की भी मौत हो गई। वही तरीका, दरवाजा अंदर से बंद, चेहरा डर में जकड़ा और मुट्ठी में एक काली पर। जयवर्धन को समझ आ गया था कि कातिल उनके हर कदम पर नजर रख रहा है। जयवर्धन के लिए अब यह केस एक पहेली बन गया था। अगर असली ईशान मल्होत्रा देश से बाहर था तो यह हत्याएं कौन कर रहा था? क्या ईशान की बहन रिया मल्होत्रा सच में पागल थी या वह अपने भाई के लिए लड़ रही थी? सरिता बिष्ट को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें रिया मल्होत्रा के बारे में पूरी जानकारी थी। रिया को पागल घोषित कर दिया गया था, पर वह अब भी जिंदा थी। वह शहर के बाहर एक छोटे से एनजीओ में बतौर काउंसलर काम कर रही थी। उन लोगों की मदद करती थी जो किसी भी तरह के ट्रॉमा से गुजरे थे। जयवर्धन और सरिता उससे मिलने गए। रिया अब भी जवान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द छिपा था। जब जयवर्धन ने उससे उसके भाई ईशान के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मेरा भाई मर चुका है, रिया ने कहा, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जीवित है। जयवर्धन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह एक डिटेक्टिव है और वह एक हत्यारे को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन रिया ने बस एक ही बात दोहराई, जो लोग जिंदा थे उन्हें सजा मिल गई। अब मेरे भाई को शांति मिलेगी। यह सुनकर जयवर्धन को कुछ शक हुआ। वह जानते थे कि रिया कुछ छिपा रही है। उन्होंने रिया से पूछा, क्या आप जानती हैं कि काली पर का मतलब क्या है? रिया ने डर से आंखें झुका ली। वह हमारे बचपन का एक खेल था। हम सोचते थे कि कौवे की पर हमारे दुश्मनों को मार सकती है। जयवर्धन को लगा कि रिया इस कहानी में कहीं न कहीं शामिल है। लेकिन तभी सरिता ने उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया जो आदित्य ठुकराल के रिसोर्ट के बाहर का था।
फुटेज में एक लंबा सा आदमी था जिसका चेहरा ढका हुआ था। वह धीरे धीरे रिसोर्ट के अंदर जा रहा था। उसकी चाल और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी थी जैसी ईशान ने अपनी डायरी में बताई थी। वह एक शांत, गंभीर और तेज चाल वाला आदमी था। और तभी एक और चौंकाने वाला सुराग सामने आया। पुलिस ने एक डीएनए रिपोर्ट निकाली जो आदित्य ठुकराल के कमरे में मिली एक काली पर थी। वह डीएनए रिया मल्होत्रा से मेल नहीं खा रहा था। यह डीएनए किसी ऐसे आदमी का था जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं था। लेकिन जब उस डीएनए की तुलना ईशान मल्होत्रा के पिता के डीएनए से की गई तो वह मेल खा रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि ईशान का जुड़वा भाई था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। ईशान मल्होत्रा, जिसे 2012 में मानसिक चिकित्सालय में मार दिया गया था, वह सिर्फ एक नाम था, एक डुप्लीकेट था। असली ईशान मल्होत्रा जिंदा था। अशोक मल्होत्रा ने अपने ही एक बेटे को पागल घोषित करके मार डाला था ताकि वह अपनी सारी संपत्ति दूसरे बेटे, असली ईशान मल्होत्रा, को दे सकें और किसी को पता भी न चले। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके एक और बेटा है जो उनके क्रूर स्वभाव का शिकार बना था और जिसे गरीबी में पला बढ़ा था। यह जुड़वा भाई, यही असली ईशान मल्होत्रा था। उसने अपने भाई के साथ हुए अन्याय को अपनी आंखों से देखा था। वह जानता था कि उसके भाई ने किस तरह का दुख झेला था। अब 12 साल बाद वह वापस आ चुका था, बदला लेने के लिए उन सभी लोगों से जिन्होंने उसके भाई की जान ली थी। जयवर्धन राय को पता चल गया था कि असली कातिल कौन है। अब उन्हें उसे पकड़ना था, उससे बात करनी थी और उससे यह पूछना था कि उसने ऐसा क्यों किया। उन्हें पता था कि ईशान मल्होत्रा यानी असली कातिल कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। जयवर्धन और सरिता ने एक बार फिर रिया से बात करने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि उन्हें सब पता चल गया है। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि वह अपने भाई के दर्द से वाकिफ थी और वह चाहती थी कि उसे न्याय मिले, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाई। उसने उन्हें ईशान के पुराने घर का पता बताया जो अब एक पुराने, खंडहर हो चुके जंगल के बीच में था। रात काफी हो चुकी थी और कोहरा पहले से भी ज्यादा घना था। जयवर्धन और सरिता ने अपनी गाड़ी से उस जंगल के रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता खराब था और गाड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। जब वे पहुंचे तो उन्हें वहां एक पुराना, टूटा हुआ घर मिला जिसके आसपास एक भी रोशनी नहीं थी। वे धीरे धीरे घर के अंदर गए। घर के अंदर एक अजीब सी गंध थी। उन्होंने एक अंधेरे तहखाने की सीढ़ियां देखीं। जैसे ही वे नीचे गए तो उन्हें वहां एक कमरा मिला जिसमें दीवारों पर काले पर और कागज लगे थे। यह कमरा ईशान मल्होत्रा का अड्डा था। वह यहां से सब कुछ देख रहा था। और तभी एक साया सामने आया। वह था ईशान मल्होत्रा, शांत, गंभीर, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं जानता था कि आप यहाँ आएंगे, उसने कहा। तुमने क्यों किया यह सब, ईशान? जयवर्धन ने पूछा। यह इंसाफ नहीं है। ईशान ने एक काली पर अपने हाथ में ली और बोला, यह इंसाफ ही है। उन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। उन्होंने उसे पागल साबित किया। आप उस समय कहाँ थे? आपने क्यों नहीं रोका? आप भी उन्हीं में से एक थे जिन्होंने उस केस को बंद किया था। जयवर्धन ने उसे समझाने की कोशिश की, जो हुआ वह गलत था। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यह गलती नहीं, इंसाफ है। इंसाफ? ईशान ने हंसते हुए कहा, इन लोगों ने मेरे भाई की जान ली, अब उन्हें भी यही सजा मिलेगी। ईशान ने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली। वह जयवर्धन को गोली मारने ही वाला था, पर तभी सरिता ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच एक संघर्ष हुआ। बंदूक सरिता के हाथ से गिरी और एक धमाके की आवाज हुई। ईशान के सीने में गोली लगी थी। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। सरिता और जयवर्धन हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि क्या हुआ था। ईशान ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, अब कोहरा छंट जाएगा, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह
दौलतगढ़ में पहली बार बिना कोहरे के सूरज की किरणें आ रही थी। आसमान साफ था और हवा में एक ताजगी थी। शहर के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। अब उन्हें डर नहीं था। जयवर्धन थके हुए लेकिन संतुष्ट अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने एक आदमी को शांति दी थी, भले ही वह एक कातिल था। उनकी दीवार पर उन्होंने ईशान की डायरी टांग दी थी, एक चेतावनी के तौर पर, एक याद के तौर पर। वह जानते थे कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए कातिल बनते हैं क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन सच्चा इंसाफ वह होता है जो किसी और की जान लेने की वजह न बने, बल्कि जो दिल को शांत कर दे। जयवर्धन जानते थे कि अब दौलतगढ़ में कोहरा छंट जाएगा। कभी कभी इंसाफ पाने के लिए आदमी को दरिंदा बनना पड़ता है, पर सच्चा इंसाफ वही है जो दिल को शांत कर दे, न कि और खून मांगे। कोहरा छंट गया, पर रहस्य अब भी बाकी है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे पसंद करें, टिप्पणी में अपने विचार लिखें और गहरा सन्नाटा को जरूर सदस्यता दें, जहां हर सन्नाटा एक रहस्य को छुपाए होता है। और हाँ, आप किस स्थान से सुन रहे हैं और इस समय आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? टिप्पणी में जरूर लिखें, हम पढ़ते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सन्नाटा गहराता रहे।